मन लगाकर सुनिए दोस्तों। शब्दों की भीड़ में इंसान इतना उलझ गया है कि अब उसे शांति अजीब लगने लगी है। हर तरफ आवाज है, हर तरफ प्रतिक्रिया है, हर तरफ कोई ना कोई कुछ साबित करने में लगा हुआ है। मोबाइल की स्क्रीन से लेकर रिश्तों की बातचीत तक सब कुछ शोर बन चुका है। इंसान सुबह उठते ही बोलना शुरू करता है और रात को थक कर सो जाता है, लेकिन पूरे दिन एक पल भी ऐसा नहीं आता जब वह सच में शांत हो। इसी शोर के बीच एक बहुत धीमी लेकिन बेहद गहरी आवाज सदियों से बह रही है, मौन रहो फिर देखो चमत्कार। ये वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर ऐसी ताकत छुपी है जिसे समझ लिया जाए तो जीवन की दिशा बदल सकती है। गौतम बुद्ध का मौन खाली नहीं था। वह मौन डर से पैदा नहीं हुआ था। वह मौन हार की निशानी नहीं था। वह मौन भीतर की जागरूकता से जन्मा था। बुद्ध जानते थे कि हर शब्द ऊर्जा लेता है और हर अनावश्यक शब्द मन को कमजोर करता है। जब लोग उनसे सवाल पूछते थे तो कई बार वे उत्तर नहीं देते थे। लोग असहज हो जाते थे। उन्हें लगता था कि शायद बुद्ध टाल रहे हैं या शायद उनके पास उत्तर नहीं है। लेकिन सच यह था कि बुद्ध उस जगह से बोलते थे जहां शब्द की जरूरत ही नहीं होती। उनका मौन सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता था, और सोचने वाला इंसान ही बदलता है। आज का मनोविज्ञान भी उसी सच्चाई की पुष्टि करता है जिसे बुद्ध ने अनुभव से जाना था। आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान का दिमाग दो तरह से काम करता है, एक प्रतिक्रिया में और दूसरा जागरूकता में। जब हम तुरंत जवाब देते हैं, जब हम बहस में कूद पड़ते हैं, जब हम हर बात का स्पष्टीकरण देने लगते हैं, तब हमारा दिमाग प्रतिक्रिया वाले हिस्से से काम कर रहा होता है। इस अवस्था में इंसान सही और गलत नहीं देखता, वह सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जब इंसान चुप रहता है, जब वह प्रतिक्रिया को थोड़ी देर रोक लेता है, तब दिमाग का सोचने वाला हिस्सा सक्रिय होता है। यही वह क्षण है जहां शक्ति जन्म लेती है। ज्यादातर लोग मौन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे चुप रहे तो लोग उन्हें दबा देंगे। अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो लोग उन्हें कमजोर समझ लेंगे। यही सबसे बड़ी मानसिक भूल है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो व्यक्ति हर बात का जवाब देता है, वह धीरे धीरे दूसरों की राय पर निर्भर हो जाता है। उसका आत्मसम्मान बाहर से मिलने वाली स्वीकृति पर टिका होता है, और जिस दिन उसे वह स्वीकृति नहीं मिलती, वह भीतर से टूट जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति मौन को चुनना सीख लेता है, वह अपने भीतर एक स्थिरता विकसित कर लेता है। उसे हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। गौतम बुद्ध इसी स्थिरता के प्रतीक थे। जब लोग उन्हें अपमानित करते थे, जब कोई उन्हें चुनौती देता था, जब कोई उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता था, तब भी उनका चेहरा शांत रहता था। उनका मौन सामने वाले को बेचैन कर देता था, क्योंकि सामने वाला शब्दों से हमला कर रहा होता था और बदले में उसे शांति मिल रही होती थी। मनोविज्ञान इसे एक शक्तिशाली मानसिक प्रभाव मानता है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, तब सामने वाला अपने ही शब्दों की आवाज सुनने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि वह क्यों बोल रहा है, वह किसे साबित करना चाहता है, और वह भीतर से कितना अशांत है। आज की जिंदगी में इसे देखना बहुत आसान है। ऑफिस में, परिवार में, रिश्तों में जो इंसान हर बात पर जवाब देता है, वह सबसे पहले थकता है। जो इंसान हर आरोप पर सफाई देता है, वह धीरे धीरे खुद को छोटा करता चला जाता है। और जो इंसान हर बहस में जीतना चाहता है, वह अक्सर जीवन की शांति हार जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बार बार सफाई देना आत्मविश्वास नहीं, बल्कि असुरक्षा का संकेत होता है, जबकि मौन बिना कुछ कहे आत्मसम्मान को संभाल कर रखता है। गौतम बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि हमेशा चुप रहो। उन्होंने यह सिखाया कि बोलना भी एक जिम्मेदारी है। उनके अनुसार शब्द तभी उपयोगी होते हैं जब वे सही समय पर, सही उद्देश्य से और करुणा के साथ बोले जाएं। बाकी समय मौन ही सबसे बुद्धिमान उत्तर है। यही कारण है कि उनका मौन आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि वह हमें हमारी जल्दबाजी दिखाता है। वह हमें बताता है कि हम कितनी जल्दी प्रतिक्रिया दे देते हैं और कितना कम समझने की कोशिश करते हैं। विज्ञान भी अब मौन की इस शक्ति को स्वीकार कर रहा है। कई शोध बताते हैं कि कुछ समय का मौन दिमाग की कोशिकाओं को पुनः व्यवस्थित करता है। मौन से ध्यान बढ़ता है, निर्णय क्षमता सुधरती है और भावनात्मक संतुलन आता है। यह कोई रहस्यमयी चमत्कार नहीं है, बल्कि दिमाग की स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब शोर कम होता है, तब दिमाग खुद को ठीक करने लगता है, और यही ठीक होना जीवन को बदलने की शुरुआत बनता है। फिर भी इंसान बोलता रहता है, क्योंकि बोलने से उसे लगता है
कि वह अस्तित्व में है, लेकिन बुद्ध कहते थे कि असली अस्तित्व शब्दों में नहीं, जागरूकता में है। जो व्यक्ति मौन में बैठ सकता है वही खुद को सच में देख सकता है, और जो खुद को देख ले वही जीवन को समझना शुरू करता है। मौन कोई भागना नहीं है, मौन सामना करना है, अपने भीतर चल रहे शोर का सामना। यह वीडियो शांति की बातें करके आपको सुलाने नहीं आया है, यह वीडियो आपको भीतर से जगाने आया है। यह आपको यह दिखाने आया है कि आपकी ज्यादातर थकान शब्दों से आती है, आपकी ज्यादातर परेशानी प्रतिक्रिया से आती है, और आपकी ज्यादातर उलझन इस बात से आती है कि आप हर जगह कुछ साबित करना चाहते हैं। मौन आपको कुछ खोने के लिए नहीं कहता, मौन आपको खुद को बचाने की कला सिखाता है। गौतम बुद्ध का मौन प्रेम से भरा था। उसमें अहंकार नहीं था, उसमें क्रोध नहीं था, उसमें डर नहीं था। वह मौन इतना गहरा था कि सामने वाला खुद बदलने लगता था। यही कारण है कि बुद्ध बिना तलवार, बिना सत्ता, बिना शोर के दुनिया को प्रभावित कर पाए, क्योंकि असली शक्ति हमेशा शांत होती है। और जब इंसान इस मौन को थोड़ा थोड़ा समझने लगता है, तब उसे एहसास होता है कि मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है। मौन एक मानसिक स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जहां इंसान प्रतिक्रिया से पहले ठहरता है, जहां वह शब्दों के पीछे छुपी भावना को देखता है, जहां वह सामने वाले से पहले खुद को समझता है। और यहीं से अगली परत खुलती है कि यही मौन कैसे अपमान को भी शक्ति में बदल देता है। जहां तक मन को समझने, उसे देखने और उस पर अधिकार पाने की बात आई थी, वहीं से एक बहुत गहरी सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। यह सच्चाई शब्दों की नहीं, शांति की है। यह सच्चाई आवाज की नहीं, मौन की है। क्योंकि जिस दिन इंसान ने बोलने से पहले रुकना सीख लिया, उसी दिन उसने अपने भीतर की सबसे बड़ी शक्ति को पहचान लिया। गौतम बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति हर अपमान का उत्तर शब्दों से देता है, वह अपने ही मन का गुलाम बना रहता है। अपमान शब्दों से नहीं चुभता, अपमान तब चुभता है जब मन उसे पकड़ लेता है, और मन तभी पकड़ता है जब हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। आज का इंसान सबसे ज्यादा इसी जगह हार जाता है। कोई कुछ कह देता है, कोई नीचा दिखा देता है, कोई ताना मार देता है, और मन आग बन जाता है। शब्द निकलते हैं, आवाज ऊंची होती है, और कुछ ही सेकंड में रिश्ते, सम्मान और शांति सब जल जाते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि अपमान के समय जो प्रतिक्रिया तुरंत आती है, वह सोच से नहीं, भावनाओं से आती है। उस समय दिमाग का वह हिस्सा सक्रिय होता है जो खतरे से लड़ने या भागने के लिए बना है। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाइयां मौन से जीती जाती हैं। जब अपमान का जवाब शब्दों से दिया जाता है, तो नुकसान हमेशा बोलने वाले का होता है, क्योंकि शब्द बाहर निकलते हैं, लेकिन उनकी कीमत अंदर चुकानी पड़ती है। पछतावा, अपराध बोध, रिश्तों में दूरी और मन की अशांति। इसके विपरीत जब कोई अपमान करे और सामने वाला मौन में टिक जाए, तो अपमान करने वाला खुद कमजोर पड़ने लगता है। उसे प्रतिक्रिया नहीं मिलती, उसे ऊर्जा नहीं मिलती, उसे लड़ाई नहीं मिलती। मनोवैज्ञानिक इसे इमोशनल स्टारवेशन कहते हैं। जब किसी को आपकी प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा वहीं खत्म होने लगती है। बुद्ध की एक बहुत प्रेरक कथा है। एक व्यक्ति रोज आकर बुद्ध का अपमान करता था, उन्हें अपशब्द कहता था, नीचा दिखाने की कोशिश करता था। बुद्ध हर बार मुस्कुराकर चुप रहते। एक दिन उस व्यक्ति ने गुस्से में पूछा, मैं इतना बोलता हूं, आप कुछ कहते क्यों नहीं? बुद्ध ने शांति से कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहता है? व्यक्ति बोला, देने वाले का। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे शब्द स्वीकार नहीं करता। यही मौन की शक्ति है। मौन अपमान को वापस उसी के पास लौटा देता है, बिना किसी लड़ाई के। मौन का दूसरा चमत्कार क्रोध पर दिखाई देता है। गुस्सा सबसे तेज, सबसे विनाशकारी भावना है। मनोविज्ञान कहता है कि गुस्से में बोले गए शब्द दिमाग के उस हिस्से से आते हैं जहां तर्क नहीं, केवल विस्फोट होता है। इसलिए गुस्से में कहा गया एक वाक्य जीवन भर का पछतावा बन सकता है। कितने ही रिश्ते, कितनी ही नौकरियां, कितनी ही जिंदगियां सिर्फ इसलिए बिगड़ गईं क्योंकि उस पल इंसान चुप नहीं रह सका। बुद्ध ने कहा था कि क्रोध को क्रोध से नहीं, शांति से जीता जाता है। जब गुस्सा उठता है और इंसान मौन चुनता है, तो कुछ ही पलों में गुस्सा खुद ब खुद शांत होने लगता है। इसका वैज्ञानिक कारण भी है। जब हम चुप रहते हैं तो सांसें गहरी होने लगती हैं, हृदय की गति धीमी होती है और दिमाग का तर्क वाला हिस्सा दोबारा सक्रिय होने लगता है। यही कारण है कि मौन क्रोध नियंत्रण का सबसे शक्तिशाली तरीका है।
बुद्ध की क्रोध विजय की एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। एक बार किसी ने बुद्ध पर बहुत क्रोध से चिल्लाना शुरू कर दिया। बुद्ध शांत खड़े रहे। व्यक्ति बोलता रहा, थक गया और अंत में चुप हो गया। तब बुद्ध ने कहा, जब तुम थक गए तब तुम्हें शांति मिली। मैंने शुरुआत से ही शांति चुनी थी। यह बात सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, पूरी तरह मनोवैज्ञानिक है। गुस्सा ऊर्जा मांगता है, प्रतिक्रिया मांगता है। मौन उसे वह ऊर्जा नहीं देता, इसलिए गुस्सा खुद ही मर जाता है। आज के इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि वह गुस्सा करता है, समस्या यह है कि वह गुस्से में बोलता है। अगर गुस्से के समय सिर्फ मौन आ जाए तो आधी जिंदगी की समस्याएं वहीं खत्म हो जाएं। मौन का तीसरा और सबसे सुंदर प्रभाव रिश्तों में दिखाई देता है। पति पत्नी के बीच, परिवार में, दोस्तों के बीच अधिकतर झगड़े शब्दों से शुरू होते हैं और शब्दों से ही जहर बनते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि रिश्तों में ज्यादातर विवाद मुद्दों के कारण नहीं, प्रतिक्रिया के कारण होते हैं। एक बात कही गई, दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, फिर जवाब पर जवाब और बात बढ़ती चली गई। अगर उस श्रृंखला को कहीं पर मौन रोक दे तो रिश्ता बच सकता है। बुद्ध ने कहा था कि सही समय पर चुप रहना भी करुणा है। हर सच हर समय नहीं बोला जाता, हर बात हर पल नहीं कही जाती। मौन कभी कभी रिश्ते को टूटने से बचाने की आखिरी दीवार बन जाता है। कम बोलने वाले लोग ज्यादा सुने क्यों जाते हैं, इसका जवाब भी मनोविज्ञान देता है। जो व्यक्ति हर समय बोलता है उसकी बातों का मूल्य कम हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सोचकर बोलता है और जरूरत ना हो तो मौन चुनता है, उसकी बातों में वजन होता है। बुद्ध बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो सदियों तक उनकी बातें जिंदा रहती हैं। आज भी उनका मौन लोगों को सिखाता है कि शब्दों की संख्या नहीं, चेतना की गहराई महत्वपूर्ण है। रिश्तों में मौन का अर्थ दबना नहीं है, बल्कि समझदारी है। मौन वह जगह है जहां अहंकार रुकता है और समझ शुरू होती है। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने भीतर के शोर को शांत कर लेता है वह बाहरी दुनिया को बेहतर समझने लगता है। यही बात बुद्ध ने हजारों साल पहले कही थी, बस भाषा अलग थी। बुद्ध कहते थे कि बाहर की दुनिया को बदलने से पहले भीतर की अव्यवस्था को समझो। जब मन शांत होता है तो रिश्ते अपने आप सुधरने लगते हैं। जब मन वश में होता है तो शब्द भी वश में होते हैं, और जब शब्द वश में होते हैं तो जीवन हल्का होने लगता है। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि मौन कमजोरी नहीं है। मौन वह शक्ति है जो मन को मालिक बनने से रोकती है। मौन वह जगह है जहां विचार आते हैं लेकिन हमें वहां नहीं ले जाते। मौन वह क्षण है जहां हम प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि प्रतिक्रिया को देखने लगते हैं, और यही देखने की क्षमता आगे चलकर जीवन के हर क्षेत्र में फोकस, शांति और स्पष्टता लाती है। अभी तक हमने मौन की शक्ति को अपमान, क्रोध और रिश्तों में देखा। आगे आने वाले हिस्से में यही मौन कैसे जीवन के निर्णयों, लक्ष्य और सफलता को प्रभावित करता है, वहां यह सारी बातें अपने आप जुड़ती चली जाएंगी। क्योंकि जब मन शांत होना सीख जाता है तब वह सिर्फ शोर से नहीं, भटकाव से भी मुक्त होने लगता है। जब मन मौन को समझना शुरू करता है तब उसका असर केवल भीतर की शांति तक सीमित नहीं रहता, वह बाहर की दुनिया में भी साफ दिखाई देने लगता है। आज की जिंदगी में जहां हर कोई बोलने की होड़ में है, वहां चुप रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अलग दिखने लगता है। ऑफिस का माहौल ही देख लो। मीटिंग में कुछ लोग हर बात पर बोलते हैं, हर सुझाव पर टिप्पणी करते हैं, हर विषय में अपनी राय ठूंसने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में वे बहुत सक्रिय लगते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी आवाज की कीमत घटने लगती है। इसके विपरीत एक व्यक्ति होता है जो जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता, ध्यान से सुनता है, और जब बोलता है तो उसकी बात सीधी, स्पष्ट और असरदार होती है। मनोविज्ञान कहता है कि ऐसे व्यक्ति को लोग गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि उसका मौन यह संकेत देता है कि वह अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करता है। मौन यहां कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण का प्रमाण बन जाता है। यही कारण है कि ऑफिस में चुप रहने वाला व्यक्ति अक्सर सम्मान पाता है, जबकि ज्यादा बोलने वाला धीरे धीरे नजरअंदाज होने लगता है। समाज में भी यही नियम चलता है। जो हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता है, जो हर बहस में कूद पड़ता है, उसे लोग हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, जो अपमान, ताने और उकसावे पर भी शांत रहता है, उसके बारे में लोगों के मन में एक सवाल पैदा होता है, यह आदमी चुप क्यों है? और वही सवाल धीरे धीरे सम्मान में बदल जाता है।
मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान अनजानी शक्ति से प्रभावित होता है और मौन सबसे रहस्यमयी शक्ति है। जब कोई व्यक्ति मौन में टिक जाता है तो सामने वाला खुद को असहज महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि कहीं यह व्यक्ति मुझसे आगे तो नहीं सोच रहा। यही कारण है कि मौन निर्णय लेने की शक्ति को भी बढ़ाता है। जब शब्द कम होते हैं तो विचार साफ होते हैं। जब बाहरी शोर घटता है तो भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है और सही निर्णय हमेशा उसी भीतर की आवाज से आते हैं। विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों इस बात पर सहमत हैं कि मौन दिमाग पर गहरा असर डालता है। जब इंसान लगातार बोलता है, सुनता है, प्रतिक्रिया देता है तो दिमाग लगातार उत्तेजित अवस्था में रहता है। लेकिन जैसे ही मौन आता है दिमाग की तरंगें धीमी होने लगती हैं। न्यूरोसाइंस कहता है कि मौन के क्षणों में दिमाग खुद को व्यवस्थित करता है, अनावश्यक विचारों को छांटता है और फोकस बढ़ाता है। यही कारण है कि मौन आत्मनियंत्रण की नींव बनता है। जो व्यक्ति मौन में बैठ सकता है वह अपनी भावनाओं को भी बेहतर ढंग से संभाल सकता है। ओवर थिंकिंग और एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण यह है कि मन को कभी शांत होने का अवसर ही नहीं मिलता। विचार पर विचार चढ़ते जाते हैं और इंसान खुद ही थक जाता है। लेकिन मौन उस भीड़ को रोक देता है। जब इंसान चुप रहता है तो वह हर विचार को पकड़ने की बजाय उसे आते जाते देखने लगता है। यही देखने की क्षमता चिंता को कमजोर कर देती है। गौतम बुद्ध ने यही सिखाया था कि मन को शांति बाहर से नहीं भीतर से मिलती है। उन्होंने कहा कि मौन केवल बोलने का अभाव नहीं है, मौन जागरूकता की अवस्था है। जब इंसान मौन में होता है तब वह अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को साफ देख पाता है। मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता मानसिक स्वास्थ्य की सबसे मजबूत नींव है और आत्म जागरूकता मौन में ही पैदा होती है। इसलिए मौन फोकस को बढ़ाता है, आत्मनियंत्रण को मजबूत करता है और चिंता को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। अब जरा मौन और शब्द की ताकत को साथ रखकर देखो। शब्द प्रतिक्रिया होते हैं और प्रतिक्रिया अक्सर बिना सोचे समझे आती है। मौन उत्तर होता है और उत्तर हमेशा समझ से निकलता है। बोलने वाला व्यक्ति खुद को थका देता है क्योंकि वह लगातार अपनी ऊर्जा बाहर खर्च करता रहता है। मौन वाला व्यक्ति भीतर ऊर्जा जमा करता है। यही कारण है कि बहस में जो ज्यादा बोलता है वह हारता है और जो शांत रहता है वह जीत जाता है। यह जीत दूसरों पर नहीं अपने मन पर होती है। बुद्ध कहते थे कि जो अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। शब्दों से लड़ाई होती है, मौन से समाधान निकलता है। बुद्ध की मौन पर शिक्षाएं बहुत गहरी हैं। वे कहते थे कि मौन आत्मज्ञान का द्वार है। जब शब्द रुकते हैं तब सत्य बोलना शुरू करता है। अहंकार शब्दों में जीता है क्योंकि अहंकार को खुद को साबित करना होता है, लेकिन मौन अहंकार को भूखा रखता है। जब कोई व्यक्ति मौन में टिक जाता है तो उसका अहंकार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। यही अहंकार का अंत है और जहां अहंकार खत्म होता है वहीं सच्ची स्वतंत्रता शुरू होती है। बुद्ध के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ बाहर की परिस्थितियों से आजादी नहीं बल्कि भीतर की गुलामी से मुक्ति है। और भीतर की सबसे बड़ी गुलामी है हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत। कई महान वैज्ञानिक और विचारक भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि उनके सबसे अच्छे विचार शोर में नहीं शांति में आए। कार्ल जंग ने लिखा कि जो व्यक्ति मौन में खुद से मिल लेता है उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। ये सभी बातें बुद्ध के उस एक वाक्य से जुड़ जाती हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मौन में बैठो, तुम्हें अपने सारे उत्तर वहीं मिलेंगे। मौन से आत्मज्ञान होता है क्योंकि मौन में इंसान खुद से झूठ नहीं बोल सकता। मौन से अहंकार खत्म होता है क्योंकि वहां दिखावा नहीं चलता। और मौन से सच्ची स्वतंत्रता मिलती है क्योंकि वहां मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अब तक यह साफ हो चुका है कि मौन एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना भी उतना ही आवश्यक है। मौन का अर्थ यह नहीं कि इंसान हर स्थिति में चुप ही रहे। बुद्ध ने कभी भी अंधा मौन नहीं सिखाया, उन्होंने संतुलन सिखाया। मौन तब तक शक्ति है जब तक वह समझ से जुड़ा है। जिस दिन मौन डर से आने लगे उस दिन वह शक्ति नहीं कायरता बन जाता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सत्य बोलने की जगह केवल टकराव के डर से चुप रहता है तो वह भीतर ही भीतर टूटने लगता है। उसके मन में दबाव बनता है, तनाव जमा होता है और एक दिन वही दबा हुआ सत्य या तो बीमारी बनकर बाहर आता है या विस्फोट बनकर। इसीलिए बुद्ध कहते थे कि मौन और वाणी दोनों का अपना स्थान है। जहां अहंकार बोल रहा हो वहां मौन चुनो।
लेकिन जहां सत्य और करुणा की जरूरत हो वहां बोलना भी उतना ही जरूरी है। बुद्ध का संतुलन सिद्धांत यही है कि हर शब्द अहंकार से नहीं, जागरूकता से निकले। यदि तुम्हारा बोलना सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए है तो चुप रहना बेहतर है, लेकिन यदि तुम्हारा बोलना किसी को सही दिशा दिखाने के लिए है, किसी अन्याय को रोकने के लिए है, किसी भ्रम को तोड़ने के लिए है, तो मौन तोड़ना भी करुणा ही है। मनोवैज्ञानिक इसे असर्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं, न आक्रामक न दबा हुआ, बल्कि स्पष्ट और शांत। बुद्ध की वाणी ऐसी ही थी। वे बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनका हर शब्द भीतर तक उतर जाता था। यही कारण है कि उनकी चुप्पी भी सिखाती थी और उनकी वाणी भी। अब सवाल यह आता है कि इस मौन को जीवन में उतारें कैसे, क्योंकि ज्ञान तभी तक उपयोगी है जब तक वह अभ्यास में बदले। बुद्ध कहते थे कि केवल सुनने से नहीं, करने से परिवर्तन होता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि दिमाग आदतों से बदलता है, उपदेशों से नहीं। इसलिए मौन को जीवन में लाने का पहला कदम है रोज का छोटा लेकिन सच्चा अभ्यास। रोज कुछ मिनट ऐसा समय निकालना जब कोई बोलना नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ बैठना और अपने भीतर उठते विचारों को देखना। शुरुआत में मन बहुत भटकेगा, बेचैनी होगी, लगेगा कि यह समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन यही वह जगह है जहां असली काम शुरू होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब इंसान पहली बार मौन में बैठता है तो उसका दिमाग शोर मचाता है, क्योंकि वह वर्षों से शोर का आदी हो चुका होता है। लेकिन कुछ दिनों के अभ्यास के बाद वही दिमाग शांत होने लगता है। मौन का दूसरा अभ्यास है प्रतिक्रिया से पहले रुकना। जीवन में अधिकांश समस्याएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है और समझ बहुत धीमी। बुद्ध कहते थे कि 2 सांसों के बीच का मौन जीवन बदल सकता है। जब कोई कुछ कहे, कोई उकसाए, कोई गुस्सा दिलाए, उस पल तुरंत जवाब देने की बजाय थोड़ा रुक जाना। मनोविज्ञान कहता है कि यह छोटा सा अंतराल दिमाग को भावनात्मक हिस्से से तर्क वाले हिस्से में ले आता है। उसी क्षण इंसान अपने शब्दों का मालिक बन जाता है, गुलाम नहीं। और यही मौन का असली अभ्यास है। बोलने से पहले खुद से 3 सवाल पूछना भी मौन का ही एक रूप है। यह बुद्ध की शिक्षाओं का आधुनिक रूप है। पहला सवाल, क्या जो मैं कहने जा रहा हूं वह सत्य है? दूसरा, क्या यह आवश्यक है? और तीसरा, क्या यह करुणा से भरा है? यदि इन तीनों में से कोई भी जवाब नहीं है तो मौन बेहतर है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह अभ्यास व्यक्ति को भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाता है। ऐसा व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन उसका हर शब्द वजनदार होता है। अब यदि इस मौन को सच में अनुभव करना है तो एक छोटा सा प्रयोग जीवन में चमत्कार कर सकता है। 7 दिन का मौन प्रयोग। यह कोई संन्यास नहीं है, बल्कि जागरूक जीवन का अभ्यास है। पहले दिन केवल सुनने पर ध्यान देना, बिना टोके, बिना बीच में बोले, बिना अपनी राय ठूंसे, केवल सुनना। यह दिन बहुत कठिन लगेगा क्योंकि मन बार बार बोलेगा, खुद को साबित करना चाहेगा, लेकिन इसी दिन पहली बार अहंकार का चेहरा दिखता है। दूसरे दिन प्रतिक्रिया रोकने का अभ्यास। हर स्थिति में जवाब देने की जल्दी नहीं। यह दिन सिखाता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। तीसरे दिन शिकायत बंद करना। मनोविज्ञान कहता है कि शिकायत मन को नकारात्मकता में फंसाए रखती है। जब शिकायत रुकती है तो ध्यान समाधान की ओर जाता है। चौथे दिन अपमान पर मौन। यह दिन सबसे चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि यहां अहंकार पूरी ताकत से सामने आता है, लेकिन यही वह दिन है जहां मौन शक्ति बनता है। 5वें दिन गुस्से में चुप रहने का अभ्यास। गुस्सा आएगा, शरीर गर्म होगा, शब्द बाहर आने को बेचैन होंगे, लेकिन चुप रहना। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस दिन दिमाग के भीतर नई न्यूरल कनेक्शन बनते हैं जो भविष्य में गुस्से को संभालने में मदद करते हैं। 6ठे दिन भीतर से सुनना। अब यहां से मन की सबसे आम लेकिन सबसे खतरनाक आदत सामने आती है। यह आदत दिखती छोटी है, लेकिन यही आदत इंसान की ऊर्जा, उसका समय और उसका फोकस चुपचाप खा जाती है। इस आदत का नाम है बार बार सोचना, बिना रुके सोचना, खुद को थका देने तक सोचना। आज का मन भविष्य में इतना उलझा रहता है कि वर्तमान उसके हाथ से फिसल जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि ओवर थिंकिंग कोई बुद्धिमानी नहीं है, यह दिमाग की सुरक्षा प्रणाली का गलत इस्तेमाल है। दिमाग सोचता है कि ज्यादा सोचकर वह इंसान को सुरक्षित रखेगा, लेकिन असल में वह उसे जकड़ देता है। गौतम बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में कहा था कि जो मन भविष्य में जीता है वह वर्तमान में मर जाता है। भविष्य के डर, भविष्य की कल्पनाएं, भविष्य की असफलताएं,
ये सब अभी घटित नहीं हुई हैं, फिर भी मन उन्हें सच मानकर जीने लगता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे। इन सवालों का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि मन इन्हें हल करने के लिए नहीं बल्कि डर पैदा करने के लिए उठाता है। यही गौतम बुद्ध का ज्ञान बहुत काम आता है। वे कहते थे कि प्रश्न बदलो तो मन बदल जाता है। जब इंसान अगर नहीं हुआ तो से निकलकर अगर हो गया तो पूछना शुरू करता है तो मन का रास्ता बदलने लगता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि दिमाग उसी दिशा में ऊर्जा देता है जिस दिशा में सवाल जाता है। नकारात्मक सवाल मन को कमजोर बनाते हैं और संभावनाओं वाले सवाल मन को सक्रिय करते हैं। ओवरथिंकिंग को रोकने का एक गहरा सिद्धांत यह भी है कि मन को कभी खाली मत छोड़ो। खाली मन सबसे ज्यादा शोर करता है। जब मन के पास कोई दिशा नहीं होती तो वह डर, तुलना और कल्पनाओं में उलझ जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मन को खाली छोड़ना नहीं, मन को सजग रखना सीखो। सजग मन भटकता नहीं, वह देखता है। मनोवैज्ञानिक अनुभव बताते हैं कि जो लोग अपने दिन को किसी एक उद्देश्य के साथ शुरू करते हैं, उनका ओवरथिंकिंग अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि मन को काम मिल जाता है और वह बेकार की लड़ाइयों में नहीं जाता। अब यहाँ एक और सच्चाई सामने आती है जिसे अक्सर हम गलत समझ लेते हैं। हम कहते हैं कि मन कमजोर है, लेकिन मन कमजोर नहीं होता, आदतें गलत होती हैं। आज का मन मोबाइल से नहीं हारता, वह आदतों से हारता है। हर बार फोन उठाने से पहले कोई ना कोई संकेत होता है, बोरियत, अकेलापन, तनाव या बस खाली समय। मनोविज्ञान इसे ट्रिगर कहता है। ट्रिगर आता है, फिर आदत सक्रिय होती है और फिर वही परिणाम दोहराया जाता है। थोड़ी देर का सुख और बाद में खालीपन। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो अपने व्यवहार को नहीं देखता वह बार बार वही दुख दोहराता है। आदतें अपने आप नहीं बदलती, उन्हें देखा जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आदत बदलने के लिए बड़े नियम नहीं चाहिए, छोटी सीमाएं काफी होती हैं। हर समय मोबाइल हाथ में नहीं, हर खाली पल स्क्रीन नहीं, हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं। जब इंसान अपने मन को ये छोटी सीमाएं देना शुरू करता है तो मन धीरे धीरे फिर से सांस लेना सीखता है, और जहां सांस होती है वहीं फोकस वापस आने लगता है। अब यहाँ बात आती है उन छोटी छोटी आदतों की जो दिखने में साधारण है लेकिन फोकस की रीढ़ बन जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि सुबह का पहला घंटा मन की दिशा तय करता है। जिस तरह की शुरुआत होती है वैसी ही मानसिक स्थिति बनती है। अगर सुबह उठते ही मन भाग दौड़ में चला जाए तो पूरा दिन बिखरा रहता है, और अगर सुबह का पहला समय शांत, स्पष्ट और सजग हो तो दिन अपने आप संभलने लगता है। गौतम बुद्ध ने मौन को बहुत महत्व दिया। वे कहते थे कि मौन में मन खुद को सुनता है। आज हम मौन से डरते हैं क्योंकि मौन में हमारी सच्चाई सामने आती है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि दिन में कुछ समय बिना किसी आवाज के बिताने से दिमाग की थकान कम होती है और ध्यान की क्षमता बढ़ती है। एक और बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली आदत है लिखना। मन में जो भी चल रहा है उसे कागज पर उतार देना। इसे मनोविज्ञान में माइंड डंप कहा जाता है। जब विचार कागज पर आ जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है। विचार सिर में घूमते रहें तो वे बोझ बनते हैं, लिख दिए जाए तो वे रास्ता बन जाते हैं। गौतम बुद्ध का ज्ञान यहाँ भी बहुत स्पष्ट है। वे कहते थे कि जो भीतर छुपा रहता है वही दुख देता है, और जो बाहर आ जाता है वही हल्का हो जाता है। इन छोटी छोटी आदतों का असर एक दिन में नहीं दिखता, लेकिन यही आदतें मन को धीरे धीरे स्थिर बनाती हैं, और स्थिर मन ही फोकस को संभाल पाता है। यहां तक आते आते मन की दिशा बदलने लगती है। अब मन केवल प्रतिक्रिया नहीं करता, वह समझने लगता है। अब मन भागता नहीं, वह ठहरना सीखता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान खुद से ऐसे सवाल पूछता है तो उसका दिमाग समाधान नहीं बल्कि सबूत ढूंढने लगता है कि वह कमजोर है, और धीरे धीरे वही सच लगने लगता है। उस इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही चल रही थी। काम वही था, तनख्वाह वही, पर मन हर दिन भारी होता जा रहा था। वह मेहनत करता था लेकिन फोकस नहीं था, सोचता बहुत था लेकिन दिशा नहीं थी। फिर एक दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, न कोई मोटिवेशनल स्पीच, न कोई अचानक सफलता, बस एक छोटी सी बात बदली। उसने अपने मन को देखना शुरू किया। जब गुस्सा आता तो वह उसे दबाता नहीं, बस देखता। जब डर उठता तो उससे भागता नहीं, बस महसूस करता। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जिस क्षण तुम अपने मन को देखने लगते हो उसी क्षण तुम उससे अलग हो जाते हो, और यही आजादी की पहली सीढ़ी है। धीरे धीरे उसने एक समय में एक ही काम करना शुरू किया।
काम करते वक्त सिर्फ काम, खाते वक्त सिर्फ खाना, चलते वक्त सिर्फ चलना। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब इंसान पूरी उपस्थिति में कोई काम करता है तो उसका दिमाग उसी काम के लिए नए न्यूरल रास्ते बनाता है। यही रास्ते फोकस और आत्मविश्वास की नींव होते हैं। उस इंसान की जिंदगी में बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन छोटे बदलाव रोज आने लगे। कम थकान, कम उलझन, कम खुद से लड़ाई, और सबसे बड़ी बात, अब वह हर विचार को सच नहीं मानता था। वह जान गया था कि हर सोच आदेश नहीं होती, कुछ बस शोर होती है। धीरे धीरे उसकी दिशा बदलने लगी। वह अब निर्णय टालता नहीं था। गलत होने का डर था, लेकिन रुक जाने का डर उससे बड़ा नहीं था। यही मनोविज्ञान एक बहुत गहरी बात कहता है। जब मन शांत होता है तो निर्णय सही या गलत नहीं, स्पष्ट होते हैं, और स्पष्ट निर्णय आधी जीत होते हैं। जब मन वश में आने लगता है तो जीवन बाहर से नहीं, अंदर से बदलता है। डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन वह हावी नहीं रहता। गौतम बुद्ध ने कहा था कि डर तब पैदा होता है जब मन भविष्य में भागता है, और साहस तब जन्म लेता है जब मन वर्तमान में ठहरता है। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आत्मविश्वास अनुभव से नहीं, नियंत्रण से पैदा होता है। जिसे अपने मन पर थोड़ा भी नियंत्रण मिल जाता है, वह खुद पर भरोसा करने लगता है। अब जीवन हल्का लगने लगता है, क्योंकि मन हर समय लड़ाई में नहीं रहता। हर बात को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। हर सोच को जीतने की जिद नहीं रहती। यहीं से शब्द जन्म लेते हैं, ऐसे शब्द जो किताबों में नहीं, दिलों में बस जाते हैं। मन को जीता तो जीवन जीत लिया। यह कोई नारा नहीं, ये मनोविज्ञान की सच्चाई है। जिस इंसान ने अपने विचारों को चलाना सीख लिया, उसने हालातों को अपने ऊपर चलने नहीं दिया। फोकस कोई ताकत नहीं, यह अभ्यास है। जैसे मांसपेशियां रोज के अभ्यास से बनती हैं, वैसे ही ध्यान रोज की सजगता से बनता है। शांत मन सबसे तेज काम करता है। यह बात कई महान वैज्ञानिकों ने मानी है। न्यूरोसाइंस बताता है कि शांत अवस्था में दिमाग सबसे सही निर्णय लेता है, सबसे गहराई से समझता है, और सबसे कम ऊर्जा में सबसे ज्यादा परिणाम देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि उथला मन भागता है, गहरा मन ठहरता है, और जो ठहरना सीख लेता है वही सच में आगे बढ़ता है, ना कि वह हिस्सा जो केवल प्रतिक्रिया करता है। यही बदलाव फोकस को जन्म देता है। अब जब जागरूकता आने लगती है तो मन को एक और बात सिखानी होती है, और वह बात है एक समय में एक काम। आज का मन एक साथ सब कुछ करना चाहता है। काम करते हुए फोन देखना, पढ़ते हुए भविष्य सोचना, खाते हुए वीडियो देखना। मनोविज्ञान साफ कहता है कि मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। दिमाग एक समय में एक ही काम को सही तरीके से कर सकता है। जब हम एक साथ कई काम करते हैं तो हमारा फोकस बढ़ जाता है, और बांटा हुआ फोकस कभी गहराई पैदा नहीं करता। गौतम बुद्ध ने इसे पूरी उपस्थिति कहा था। जो कर रहे हो बस वही करो, चल रहे हो तो चलो, खाना खा रहे हो तो खाओ, सांस ले रहे हो तो ले, तो सांस को महसूस करो। आज ये बात छोटी लगती है, लेकिन यही छोटी बात मन को साधने की सबसे मजबूत नींव है। मनोवैज्ञानिक प्रयोग बताते हैं कि जो लोग एक समय में एक काम करते हैं, उनकी मानसिक थकान कम होती है, उनका फोकस लंबे समय तक टिकता है, और उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब यहां मन को साधने की तीसरी और सबसे गहरी विधि आती है, और वह है श्वास, सांस, जो बिना रुके चल रही है, जो हर पल हमारे साथ है, लेकिन जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते। गौतम बुद्ध ने कहा था कि सांस मन का दर्पण है। जब मन अशांत होता है तो सांस तेज होती है, जब मन शांत होता है तो सांस गहरी होती है। इसलिए उन्होंने सांस को मन का रिमोट कंट्रोल कहा। मनोविज्ञान भी यही मानता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सांस सीधे दिमाग के उस हिस्से को प्रभावित करती है जो तनाव और शांति को नियंत्रित करता है। अब यहाँ कोई कठिन अभ्यास नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, केवल 3 मिनट की सादगी है। 3 मिनट के लिए बस अपनी सांस को महसूस करना। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, कोई रोक नहीं, कोई बदलाव नहीं, बस महसूस करना। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 3 मिनट की जागरूक सांस दिमाग को वर्तमान में खींच लाती है, और जहां वर्तमान होता है वहीं फोकस जन्म लेता है। अधैर्य यहीं धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मन जो हर समय कुछ चाहता था, वह थोड़ी देर के लिए रुकना सीखता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो रुकना सीख गया वह जीवन को समझ गया। आज का इंसान इसलिए परेशान है क्योंकि वह रुकता नहीं, वह हर पल भागता है, और भागता हुआ मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दोनों इस बात पर सहमत हैं
कि शांति कोई अलग अवस्था नहीं है। शांति फोकस की गहराई है। जब जागरूकता आती है, जब एक समय में एक काम किया जाता है, जब सांस से दोस्ती हो जाती है, तो मन धीरे धीरे अपना शोर कम करने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है, और यह अभ्यास धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बनता है।